नमस्कार। मनी गुरु की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। पिछले कुछ दिनों आई प्राकृतिक आपदाओं ने कई घरों को नुकसान पहुंचाया है। ऐसे में अपने आशियाने को हुए नुकसान की भरपाई आप कैसे कर सकते हैं? दरअसल एक कॉम्प्रिहेंसिव होम इंश्योरेंस पॉलिसी बाढ़ ये हो गया या भूकंप हो गया सहित प्राकृतिक आपदा से होने वाले किसी भी नुकसान के लिए आपको कवरेज प्रदान करती है। तो होम इंश्योरेंस क्यों है जरूरी? इसके फायदे क्या हैं? इसमें क्या क्या कवर होता है? अगर आपको भगवान न करे क्लेम करने की नौबत भी आ जाती है तो क्लेम प्रक्रिया कितनी आसान है? ये तमाम ऐसी बारीकियां हैं जो आपको अपने घर की सुरक्षा चक्र के लिहाज से जाननी और समझनी बेहद जरूरी है। हमारे साथ खास एक्सपर्ट हैं, उनसे जरा चर्चा करते हैं और समझते हैं इसकी बारीकियां। हमारे साथ इस वक्त हैं टी.ए. रामलिंगम, चीफ टेक्निकल ऑफिसर, बजाज अलियांज जनरल इंश्योरेंस। रामलिंगम सर, बहुत स्वागत करते हैं हम आपका मनी गुरु के आज के शो में। और साथ ही स्वागत हम करते हैं ऑप्टिमा मनी के एमडी पंकज मठपाल का भी। पंकज जी, आपका भी स्वागत है। सबसे पहले रामलिंगम जी, अगर हम एक होल इंश्योरेंस के दायरे की बात करें, वैसे भी हमने भारत में देखा है कि इंश्योरेंस का जो दायरा है वो इतना ज्यादा उत्साहवर्धक नहीं है। अभी भी बहुत सारे लोगों के पास इंश्योरेंस नहीं है। उसमें भी जब हम होम इंश्योरेंस की बात करते हैं, आपको तमाम जितने भी इंश्योरेंस है, होम इंश्योरेंस इस पूरे पायदान में कहां पर नजर आता है? लोगों में वाकई क्या रुचि है होम इंश्योरेंस लेने की? धन्यवाद। एक्चुअली अगर आप होम इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन देखेंगे तो ओवरऑल इंडस्ट्री के जो प्रीमियम है उसमें लेस देन 1% रहता है, मतलब 1% के नीचे। उसके कुछ कुछ कारण है, कुछ लोगों को इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। तो वो एक इश्यू हो जाता है। दूसरा, जनरल इंश्योरेंस में आप जानते हैं कि जैसे जैसे आप प्रीमियम पे करते हैं, अगर आपका क्लेम नहीं हुआ तो वो प्रीमियम रिफंड नहीं आता है। तो लोगों को लगता है कि मैं 3-4 साल प्रीमियम पे कर चुका हूँ, लेकिन आज तक मैंने कुछ क्लेम नहीं किया है, तो मुझे इस चीज़ का क्या फ़ायदा है? लेकिन क्या लोग ये थोड़ा भूल जाते हैं कि जो ट्रेजेडी या आपत्ति है, कभी भी आ सकती है। जैसे हमने कोविड के टाइम पे भी देखा था, जैसे बहुत से लोग हेल्थ पॉलिसीज़ लेते थे, लेकिन 3-4 साल उनको कोई क्लेम नहीं आता। लेकिन जब कोविड आया, तो इतने सारे क्लेम्स आ गए, तो जिन लोगों के पास हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ थी, वो उनके काम आया, क्योंकि हॉस्पिटलाइज़ेशन जितने भी खर्चे हुए, कुछ-कुछ लोगों के 2-2 4-4 लाख रुपए भी खर्चे हुए, तो उस पॉलिसी ने एक्चुअली उनको पे किया। सिमिलरली होम इंश्योरेंस में भी यही है कि आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा कि भई ये कभी भी आपत्ति आ सकती है, तो आपके पास अगर एक पॉलिसी होगी, तो आपके जो लॉसेस हैं, उसको आप कवर अप कर पाएँगे इस पॉलिसी के ज़रिए। तो यही है ये बहुत ज़रूरी पॉलिसी है, लेकिन या लोगों में जानकारी कम होने की वजह से इसका जो पेनिट्रेशन है, वो कम है। बिल्कुल। रामा सर, आपने एक हमें ओवरव्यू दिया कि आखिरकार वजह क्या है कि होम इंश्योरेंस जो पॉलिसी है उसको लेकर लोगों में इतना ज्यादा इंटरेस्ट जागा नहीं है। पंकज जी, जैसा कि रामलिंगम जी भी कह रहे हैं कि लाइफ इंश्योरेंस लेने के लिए हम काफी ज्यादा इच्छुक नजर आते हैं। अब वो इसलिए भी क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस में हमें फिर उसके प्रीमियम पर टैक्स रिबेट भी मिलता है। उसके बाद फिर मेडिकल इंश्योरेंस तो डेफिनेटली आप को कई बार आप जाते हैं, आप ऑफिस में हैं तो आपको मेडिक्लेम पॉलिसी मिलती है और आपको लगता है कि हेल्थ इज वेल्थ, तो आप हेल्थ इंश्योरेंस भी ले लेते हैं। ऑटो इंश्योरेंस मैंडेटरी है तो आप तो ऑटो इंश्योरेंस लेते ही हैं। पर इस पूरी कड़ी में होम इंश्योरेंस, जैसा मुझे रामा सर की बात से भी लग रहा है, होम इंश्योरेंस की इंपॉर्टेंस कहीं पर खो गई है। और जब इस तरीके से कोई आपदा आती है, प्राकृतिक आपदा आती है या भूकंप है, या हमने देश में ही उत्तराखंड में घरों में दरारें देखी, उससे लोगों में डर पैदा हो गया और डर के चलते लोग चाहते हैं कि अब शायद होम इंश्योरेंस ले। या कोविड के टाइम पर डर के मारे लोगों ने शायद हेल्थ इंश्योरेंस की अहमियत समझा। तो इसको नीड बेस्ड ना होकर एक जरूरी एक इंस्ट्रूमेंट लेकर जो तमाम लोग हैं, क्यों नहीं होम इंश्योरेंस को इतना ज्यादा अपना पा रहे हैं? आपकी नजर में होम इंश्योरेंस होना आज के टाइम पे क्यों जरूरी है? बिल्कुल, देखिए स्वाति, जैसा आपने भी कहा कि यदि होम इंश्योरेंस की बात करें तो उतनी अवेयरनेस नहीं है। और दूसरी बात ये भी है कि हम अगर लाइफ इंश्योरेंस की बात करें तो लोगों को ऐसा लगता है कि अगर टाइम से पहले डेथ हो जाए अर्निंग पर्सन की, तो फैमिली जो डिपेंडेंट है
उनको काफ़ी दिक्कत होगी फाइनेंशियली, तो वो समझते हैं और इसके बारे में अवेयरनेस काफ़ी आ चुकी है। मेडिकल इंश्योरेंस या हेल्थ इंश्योरेंस की बात करें, वही बात है कि अगर हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़े तो दिखाई देता है लोगों को अक्सर कि इस तरह से कभी ना कभी लाइफ में हॉस्पिटल में जाना पड़ता है। लेकिन जब बात करें होम इंश्योरेंस की, तो इस तरह से घर में चोरी होना या फायर के जो एक्सीडेंट्स हैं, वो बहुत कॉमन नहीं होते, लेकिन होते तो नुकसान बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन हर व्यक्ति को ऐसा लगता है कि ये इतना कॉमन नहीं है, तो क्यों उसके लिए प्रीमियम दिया जाए? तो अवेयरनेस की कमी, दूसरा फ्रीक्वेंसी जो है इस तरह के रिस्क की, वो थोड़ी-सी कम होती है, जिसके चलते हुए शायद ध्यान नहीं जाता। लेकिन अगर हम बात करें कि ज़रूरत की, तो ये बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि चाहे बर्गलरी हो, थेफ्ट हो, फायर हो, इस तरह का रिस्क बहुत रहता है। और जब होता है तो हमने देखा है, अगर फायर हो तो घर में जितना सामान होता है, उसका नुकसान हो जाना और उसकी भरपाई कर पाना इतना आसान नहीं होता है। तो इसके लिए अवेयरनेस की ज़रूरत है। और शायद इंश्योरेंस कंपनीज़ का भी, मैं सच बोलूँ तो, जितना ध्यान मोटर इंश्योरेंस पर या हेल्थ इंश्योरेंस पर है, प्रॉपर्टी इंश्योरेंस के ऊपर उतना फ़ोकस नहीं होता है, उतनी अवेयरनेस नहीं होती है, उतनी बातें नहीं होती हैं। तो वो भी कारण है कि अवेयरनेस की कमी, और साथ ही इंश्योरेंस कंपनीज़ की तरफ से भी प्रोडक्ट को पुश करना शायद कम होता है। हम्म। इनफैक्ट इस पर मेरे ख्याल से रामलिंगम सर एक बेहतर व्यू भी दे पाए। रामलिंगम सर, ये एक्चुअली काफी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। मतलब अगर जो इंश्योरेंस एक कोई प्रोवाइडर है, हेल्थ इंश्योरेंस को काफ़ी ज़्यादा अहमियत दी जाती है, लाइफ इंश्योरेंस के काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्ट हैं आजकल के टाइम में। होम इंश्योरेंस के किस टाइप के प्रोडक्ट्स बाजार में मौजूद हैं, कैसे बेनिफिट्स मिलते हैं किसी एक ग्राहक के लिए, क्या फायदे हैं, तो इसकी अवेयरनेस के लिए भी जो इंश्योरेंस कंपनियां हैं, उनकी तरफ से कितना काम किया गया है और कितना काम किया जाना बाकी है। जैसे आपने खुद बोला 1% से भी कम पेनिट्रेशन है, दायरा है इसका, तो कहीं ना कहीं तो शायद हो सकता है कमी हो इसमें। या नहीं, ये तो जरूर है कि कहीं ना कहीं मार्केटिंग जो इस प्रोडक्ट की है उसमें कहीं ना कहीं कुछ कमी रही है, क्योंकि हमने भी काफी कोशिश की है। जैसे हम जो नए नए प्रोडक्ट्स लेके आ रहे हैं, उसमें जो भी कस्टमर फीडबैक से हमको मालूम पड़ता है, उसके बेसिस पे हम प्रोडक्ट भी चेंज करते हैं। जैसे पुराने जमाने में एक मेजर प्रॉब्लम हुआ करता था, जैसे होम इंश्योरेंस में लोग जनरली ये जानते हैं कि जैसे घर का बिल्डिंग कवर हो जाता है या फ्लैट कवर हो जाता है, उसके कंटेंट्स कवर हो जाते हैं। लेकिन बहुत से लोग ये नहीं जानते हैं कि भई आपके घर में जितने भी डोमेस्टिक अप्लायंसेस हैं, चाहे फ्रिज हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया, टेलीविज़न हो गए, ये भी कवर हो सकते हैं। जैसे कोई ब्रेकडाउन हो गया या टीवी बंद पड़ गया या वॉशिंग मशीन बंद पड़ गया, उसके लिए जो भी आप खर्चा करते हैं, वो भी रिइंबर्स होता है। आपके घर में जितने ज्वेलरी है, अगर ज्वेलरी आप इसमें रखते हैं कबर्ड में वगैरह, और चोरी वगैरह हो जाती है, तो दैट आल्सो इज़ कवर्ड अंडर दिस पॉलिसी। अभी हमने एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया था 4-5 साल पहले, जिसमें हम उसको माय होम पॉलिसी बोलते हैं। उसमें जो यूनिक एडवांटेज क्या था कि हमने जो एसेट वैल्यू है या जो आपके फ्लैट की वैल्यू है, उसको एग्रीड वैल्यू पे किया। पहले क्या होता था कि जैसे अगर आप फ्लैट 40 लाख रुपए का खरीदते हैं, तो उसमें बेसिकली जो लैंड का वैल्यू रहता है, वही 20-25 लाख रुपए रहता है। लेकिन जब कोई डैमेज होता है, लैंड तो डैमेज नहीं होता, तो आपको सिर्फ वो जो 15 लाख रुपए या 20 लाख रुपए मिलते थे फॉर द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, जितना भी होता था। लेकिन अभी जो हम एग्रीड वैल्यू पॉलिसी जो लाए थे, उसमें ये है कि अगर आपने 50 लाख का फ्लैट खरीदा या 70 लाख का फ्लैट खरीदा, तो हम इन केस ऑफ एनी काइंड ऑफ ए लॉस, मतलब अगर टोटल लॉस हो गया, अर्थक्वेक आ गया या कुछ हो गया, जैसे पूरा घर डैमेज हो गया, तो हम आपको 70 लाख रुपए ही देंगे। और आप वो 70 लाख रुपए इधर आप उस घर को वापस उसको रीइंस्टेट कर सकते हैं, या आप बोलते हैं कि नहीं, मुझे वो उस जगह नहीं रहना है, मुझे कहीं और जाके रहना है। तो इतने अच्छे-अच्छे फीचर्स हैं प्रोडक्ट में। आई थिंक हमने काफ़ी कोशिश की थी थ्रू सोशल मीडिया, थ्रू आवर इंटरमीडिएरीज़, थ्रू आवर बैंक्स। समहाउ जनरल पब्लिक में ये व्यू है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लेम्स, जैसे इन्होंने कहा कि भई फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लेम्स कम है। लोगों को लगता है कि भई ये लॉसेस इतने नहीं आते हैं, तो मैं क्यों ₹5000 और ₹6000 खर्चा करूँ और लॉस नहीं आए। ये इश्यू तभी आता है जब आप एक्चुअल लॉस जब आता है, तब लगता है अरे यार, मैंने 50 लाख रुपए या 1 करोड़ का मैंने घर था, उसमें कंटेंट्स वगैरह थे। अगर मैं ₹5000 या ₹6000 भर देता था, तो आई कुड हैव मतलब रिकूप्ड द लॉसेस। तो ये है थोड़ा चैलेंज है। एक तो लोगों को जो अगवा करना कि भई ये कवरेज अवेलेबल है,
हम काफ़ी कोशिश कर रहे हैं थ्रू आवर वेरियस डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स, बट यस ये इसका एक पेनिट्रेशन लेवल लो है। हमारी कंपनी ने भी काफ़ी टारगेट लिया है अगले साल भी कि भई इस पर्टिकुलर लाइन ऑफ बिज़नेस को अच्छी तरह से ग्रो किया जाए। तो ये कोशिश तो जारी रहेगी। तो आप कह रहे हैं कि इंश्योरेंस कंपनियां भी कोशिश कर रही है कि वो भी अपनी तरफ से प्रॉपर अवेयरनेस जागरूकता रखें, जिससे कि लोग भी ज्यादा से ज्यादा इच्छुक हो होम इंश्योरेंस पॉलिसी लेने के भी। तो इसके लिए प्रोडक्ट्स भी ऐसे डिजाइन किए जा रहे हैं, उसमें भी इनोवेशन की बात चल रही है कि ज्यादा से ज्यादा कवरेज, क्या कितना ज्यादा फायदा दिया जा सकता है किसी एक ग्राहक को। तो एक ओवरऑल पंकज जी, एक ओवरऑल जो एक होम इंश्योरेंस पॉलिसी है, जैसा रामा सर भी मेंशन कर रहे हैं, एक होता है जो कि सिर्फ आपका बिल्डिंग कवर है। हालांकि अभी जो मैक्सिमम लोग अपार्टमेंट्स में रहते हैं, एक गेटेड सोसाइटी जिन रहते हैं, जो बिल्डर हैं वो भी एक इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं। लेकिन शायद किसी एक जो कस्टमर है उसको लगता होगा चलिए बिल्डर ने तो इंश्योर कर लिया बिल्डिंग, मेरा काम वहीं पर खत्म हो गया। लेकिन शायद वो इस बात को नज़रअंदाज कर देते हैं, घर पे सामान तो आपका है, उसमें जो वैल्यूएबल्स हैं उसके लिए तो आपने पैसे खर्च किए हैं, तो कल को गॉड फॉरबिड अगर कुछ ऐसा हो जाता है तो उसकी भरपाई कौन करेगा। तो ये ऐसी पॉलिसी में जब आप एक होम इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं तो आपको बिल्डिंग के साथ साथ और किन बातों का ख्याल रखने की जरूरत है यहाँ पर ऑन एन इंडिविजुअल बेसिस। बिल्कुल स्वाति, देखिए जैसा आपने कहा कि जो होम इंश्योरेंस पॉलिसीज होती हैं ये दो तरह की हो सकती हैं। एक ये कि आपकी बिल्डिंग का जो स्ट्रक्चर है वो कवर्ड है, यानी कि किसी वजह से बिल्डिंग गिर जाती है, जैसा कि कई बार ऐसा भी होता है कि किसी नेचुरल कैलेमिटीज में बिल्डिंग गिर जाती है, या फिर किसी भी और कारण से, या फिर बिल्डिंग के ऊपर एरोप्लेन गिर गया, ऐसी भी दुर्घटनाएं हुई हैं। तो इस तरह से बिल्डिंग का स्ट्रक्चर को नुकसान होना एक रिस्क है। और दूसरा है कि बिल्डिंग के अंदर, आपके घर के अंदर जो सामान है, यदि वो चोरी हो जाए, ब्रेक डाउन हो जाए, फायर की वजह से उसका नुकसान हो, तो वो एक अलग रिस्क है। अब यहाँ पर स्वाति, पहली बात तो जैसे आपने कहा कि बिल्डर बिल्डर तो खैर जब तक उनके पास वो प्रॉपर्टी है तभी तक इंश्योरेंस करेंगे, लेकिन उसके बाद में चाहे वो आरडब्ल्यूए हो या फिर कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज हो, जब उनको सोसाइटी हैंडओवर हो जाती है तो उसके बाद सोसाइटीज बिल्डिंग का इंश्योरेंस कराती हैं। लेकिन जहां तक घर के अंदर के सामान की बात है, वो तो इंडिविजुअल ऑनर को ही कराना होगा। अब यहाँ पर एक तो अवेयरनेस की कमी है स्वाति, एक बात और मैं बोलूंगा। दिक्कत यह है कि जब आप लाइफ इंश्योरेंस लेते हैं, एक बहुत सिंपल कैलकुलेशन होती है कि कितना सम एश्योर्ड है, उसका कितना प्रीमियम आएगा। ऐसे ही हेल्थ इंश्योरेंस में कितना सम इंश्योर्ड है और उसका कितना प्रीमियम आएगा, ये सिंपल कैलकुलेशन होती है, टेबल होता है। लेकिन जब बात होती है प्रॉपर्टी के इंश्योरेंस की, तो यहाँ पर बहुत सारे क्लॉजेस होते हैं, और किस तरह का रिस्क है उसके हिसाब से इंश्योरेंस प्रीमियम कैलकुलेट होता है। मतलब घर का इंश्योरेंस ऐसा नहीं है कि आपने अगर 5 करोड़ का इंश्योरेंस किया तो एक अमाउंट आ जाएगा। घर के अंदर जो सामान है, यानी कि यदि ऑर्नामेंट्स हैं तो उसके लिए अलग प्रीमियम होगा। यदि वो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं या होम अप्लायंसेस हैं तो उनका प्रीमियम अलग होगा। तो इसके लिए एक सर्वे होगा, कैलकुलेशन होगी, और उसके बेसिस पर प्रीमियम कैलकुलेट कर पाना पॉसिबल होगा। तो थोड़ा-सा ये अलग होता है, इतना सिंपल नहीं है। तो शायद लोगों का ध्यान नहीं गया, एजेंट लोग भी बहुत ज्यादा इस चीज को प्रमोट नहीं करते हैं या बताते नहीं है अपने कस्टमर्स को। मतलब एक एजेंट है, यदि वो अपने कस्टमर को हेल्थ इंश्योरेंस भी बेचेगा, वो कार इंश्योरेंस के बारे में भी फॉलो करेगा, लाइफ इंश्योरेंस बेचेगा, बट प्रॉपर्टी इंश्योरेंस को इग्नोर कर देते हैं अक्सर, वो भी कारण होता है। तो ये एवरी इंडिविजुअल को समझना चाहिए कि आपका जो घर के अंदर सामान है, और आप ईयर ऑन ईयर बेसिस पर और भी सामान जोड़ते रहते हैं, अगर एक बार भी शॉर्ट सर्किट हुआ जिसकी वजह से नुकसान हो गया या चोरी हो गई, तो नुकसान काफी बड़ा हो सकता है। तो आपको जरूर इस पर ध्यान देना चाहिए। जितना इंपॉर्टेंट कार का इंश्योरेंस है, उतना ही इंपॉर्टेंट आपका घर का इंश्योरेंस भी है। तो बिल्डिंग का भले ही सोसाइटी ने कराया हो, लेकिन जो आपके हाउस होल्ड आइटम्स हैं, उसका इंश्योरेंस अलग से आप ले सकते हैं। और यदि आपका खुद का अपार्टमेंट, खुद का घर है, इंडिपेंडेंट बंगलो है, हाउस कि है, तो उस बिल्डिंग केस में का आप कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी। इंश्योरेंस तो डेफिनेटली है ही है,
फर्नीचर जो आपका घर में जो जो सजावट आप करते हैं, फर्नीचर हो गया, महंगा सामान है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स है, इनफैक्ट जो आप घर में कुछ लग्जरी सामान भी रखते हैं, एंटीक्स रखते होंगे, या फिर जो गहने हैं, वो भी इंश्योर हो सकते हैं। होम इंश्योरेंस की बात करें हैं, टी ए रामलिंगम, चीफ टेक्निकल ऑफिसर बजाज एलियांज जनरल इंश्योरेंस, और पंकज भटपाल, एमडी ऑप्टिमा मनी से चर्चा जारी है। रामलिंगम जी, क्लेम प्रोसेस एक होम इंश्योरेंस का कितना आसान है, कितना जल्दी ये हो जाता है? अगर आपको क्लेम करने की जरूरत पड़ती है तो किन बातों का ध्यान रखने की जरूरत है, क्या डॉक्यूमेंट्स दिखाने हैं, और कितनी जल्दी ये प्रक्रिया पूरी हो जाती है? तो देखिए, आपके पास 2-3 तरीके हैं क्लेम इंटीमेट करने के। या आप तो एक डायरेक्टली कॉल सेंटर पे कॉल करके आप बता सकते हैं कि क्या किस चीज़ का लॉस हुआ है करके। अगर घर में चोरी वगैरह हुई है तो आपको एफआईआर लॉन्च करना पड़ेगा पुलिस स्टेशन में। और अगर जैसे वॉशिंग मशीन डैमेज हो गया या टीवी डैमेज हो गया, तो आप जब इंटीमेट करते हैं तो हम 24 से 48 घंटे के अंदर आपके घर पे हमारा एक सर्वेयर आता है, जो लॉस असेस करता है और आपसे जो भी डिटेल्स रहते हैं, अगर आप उसके इनवॉइस कॉपी वगैरह, बिल्स का कॉपी वगैरह कुछ है, तो वो लेके जाते हैं और उसके बेसिस पे अपना असेसमेंट करते हैं। इसके बीच में आप अपना टीवी या वॉशिंग मशीन रिपेयर करवा लेते हैं और रिपेयर होने के बाद वो एक बार चेक कर लेते हैं कि सब ठीक चल रहा है कि नहीं, आपसे एक डिस्चार्ज वाउचर लेते हैं कि हाँ, सब काम हो गया है करके। तो जब असेसमेंट देते हैं तो वो आपको बताते हैं कि अल्टीमेटली क्लेम कितने का बन रहा है एंड बेस्ड ऑन दैट हम नॉर्मली हमारे जो क्लेम्स है, अगर सिंपल क्लेम है तो विद इन ए वीक्स टाइम, मतलब 7 दिन के अंदर पे हो जाता है। लेकिन अगर जैसे घर में आग लग गई है और उसमें बहुत सा काम बाकी है, उसको रिपेयर वगैरह कराना है, तो उसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लग सकता है। पर अदरवाइज़ ये जो जितने छोटे-मोटे क्लेम्स हैं, वो नॉर्मली 7 से 10 दिन के अंदर सेटल हो जाते हैं। 7 से 10 दिन का समय आपको लग रहा है कि एक होम इंश्योरेंस पॉलिसी का क्लेम करने में लगता है। पंकज जी, एक होम इंश्योरेंस पॉलिसी अगर मुझे लेनी है तो मुझे किन बातों का ख्याल रखना है? मैं क्या ध्यान रखूं? डेफिनेटली लोग ज्यादातर प्रीमियम देखते हैं कि प्रीमियम कौन सी कंपनी का कम है, क्लेम सेटलमेंट रेशियो भी है, लेकिन क्या सिर्फ यही पैरामीटर्स काफी हैं एक अच्छा होम इंश्योरेंस लेने के? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज देखने की है, ध्यान रखने लायक है, वो होम इंश्योरेंस चुनते वक्त क्या रहनी चाहिए? देखिए स्वाति, ये तो जरूरी है क्लेम सेटलमेंट रेशियो, यानी कि कंपनी आपका जो क्लेम है कितनी जल्दी और कितना पास करती है। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि आपने जैसे कहा कि किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो पहली बात, क्या क्या जरूरत है, कौन सा ऐसा लॉस है जो कि अगर होगा तो आपको बहुत भारी पड़ेगा उसको रिकवर करना। तो घर में कौन कौन से, यदि आप सारे आइटम, सारे अप्लायंसेस नहीं इंक्लूड करना चाहते हैं तो क्या इंक्लूड करना चाहते हैं, वो आप डिसाइड कर सकते हैं। दूसरी बात होती है कि जो प्रोडक्ट की वैल्यू है, वो आप सही से डिक्लेयर करें। यदि आपने अंडर इंश्योरेंस लिया, यानी कि जो वैल्यू थी उससे कम का आपने इंश्योरेंस किया, तो क्लेम जो होगा उसी रेशियो में होगा। तो ये बड़ा रिस्क हो जाता है। तो आपकी जो कि आप चाहे वो ज्वेलरी हो या फिर होम अप्लायंसेस हो या फर्नीचर हो, तो उसके बिल्स आपके पास होने चाहिए, उसकी वैल्यू आपके पास में होनी चाहिए। यदि हम ज्वेलरी की बात कर रहे हैं, तो यदि बिल्स नहीं है, तो अभी वैल्यूएशन कराएँ उसका, और जो वैल्यूअर आपको उसकी वैल्यू बताए, उसके अकॉर्डिंग आप उसका इंश्योरेंस कराएँ। हालाँकि ज्वेलरी सभी इंश्योरेंस पॉलिसीज़ में कवर नहीं होती है। कुछ जो एक अ अ, मतलब आइटम टू आइटम डिसाइड करते हैं पॉलिसी में, वहाँ पर आप इंक्लूड कर सकते हैं। कुछ पॉलिसीज़ में ज्वेलरी कवर नहीं भी होगी, तो आप देखिए कि आपकी वो पॉलिसी जो मैक्सिमम चीज़ों को कवर कर सके, वो पॉलिसी आप लीजिए। और उसके बाद आता है प्रीमियम। जब आपको मालूम चले कि जिन चीज़ों की ज़रूरत है, वो रिस्क सब कवर हो रहे हैं, वो सभी आइटम यहाँ पे इंक्लूड हो सकते हैं। उसके बाद में प्रीमियम जिसका कम होगा वो बेहतर है। लेकिन प्रीमियम के साथ-साथ पोस्ट सेल सर्विस और क्लेम सेटलमेंट दोनों ही इम्पोर्टेंट है। कई बार इंश्योरेंस बेचते समय तो इंश्योरेंस कंपनी ज़रूर क्लेम करती हैं कि हमारा क्लेम बहुत जल्दी सेटल होगा, लेकिन एक बार पॉलिसी ले ली तो उसके बाद सुनवाई नहीं होती है। यहाँ तक कि एड्रेस चेंज करने के लिए भी आपको कई बार रिमाइंडर देने पड़ते हैं, तो आपको ये भी ज़रूर देखना चाहिए। रामलिंगम सर, यही सवाल आपसे आखिरी होगा कि एक अच्छा होम इंश्योरेंस पॉलिसी, एक अच्छी पॉलिसी के फीचर्स क्या होते हैं? मतलब एक आसानी से कोई भी ग्राहक किसी भी हैसल के एक अच्छी होम इंश्योरेंस पॉलिसी कैसे ले सकते हैं? देखिए, आज की तारीख में आई थिंक सभी लोगों को सिंपल प्रोसेस चाहिए कि भई आप ढेरों पन्ने भरवाते हैं, बहुत से डिटेल्स लेते हैं, तो लोग थोड़े इरिटेट होते हैं।
तो इसलिए जो हमने नया प्रोडक्ट लाया था उसमें हमने सबसे मिनिमम इन्फॉर्मेशन मंगाया। जैसे आपके घर के कंटेंट्स है, अगर आपके घर के कंटेंट्स 5 लाख रुपए से ऊपर हैं, तो हम आप इंडिविजुअल आइटम्स का आपसे डिटेल्स नहीं लेते। जैसे आपका सैमसंग टीवी कितने का है, या वॉशिंग मशीन कितना है, या फ्रिज कितना है। हम ये मानते हैं कि अगर आपके घर में सारे कंटेंट्स का वैल्यू 5 लाख के ऊपर है, तो वी गो बाय आपका जो अटमोस्ट गुड फेथ पे जो भी आप बोलेंगे, तो एट द टाइम ऑफ क्लेम वी विल चेक दैट। तो जो इनिशियल अंडरराइटिंग के स्टेज पे जो पेपर वर्क पहले बहुत होता था, वो हमने काफ़ी सिम्प्लीफाई कर दिया। जैसे मैंने पहले भी कहा था, हमारी कोशिश यही है, जो भी कस्टमर हमको फीडबैक देते हैं किसी भी एस्पेक्ट पे, कि ये आपका बहुत लंबा प्रोसेस है, या ये प्रोसेस बहुत पेचीदा है, ये हम समझते नहीं है। तो इसको हम सिम्प्लीफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, और जो अभी हमने जो नया प्रोडक्ट 3 साल पहले लॉन्च किया था, वो इन सभी बातों को मद्देनज़र रखते हुए किया हुआ था। आज की तारीख में तो हमारी जो माय होम पॉलिसी है, उसमें तो हम मोबाइल फ़ोन, आईपैड, आईफ़ोन सब कुछ कवर करते हैं, जो नॉर्मल होम इंश्योरेंस पॉलिसीज़ में कवर नहीं होते, क्योंकि हाउस होल्डर पॉलिसीज़ में वही चीज़ कवर होते हैं जो घर के अंदर हो। लेकिन आप आईपैड, आईफ़ोन वगैरह घर के बाहर भी लेके जाते हैं। तो जो हमें बहुत बार फीडबैक मिला था कि भई ये सब चीज़ें भी कवर होनी चाहिए, तो हमने पोर्टेबल आइटम्स को भी उसके अंदर कवर किया है। बट कोशिश यही होनी चाहिए कि जो भी आप इंश्योरेंस वैल्यू डालते हैं, वो लेटेस्ट वैल्यू होना चाहिए। जी। ये नहीं कि आप पुराना वैल्यू दे दें, हम्म। जिससे क्लेम के टाइम तकलीफ हो। दैट्स उतना आपको ख्याल रखना। हम्म। तो सही वैल्यू किसी प्रोडक्ट का क्लेम करते समय भी आपको जो तमाम डॉक्यूमेंट्स हैं, पूरा एक प्रोसेस फॉलो करना चाहिए। अपनी तरफ से आप सारे प्रोसेस फॉलो कीजिए, और जो जिस कंपनी से आपने इंश्योरेंस लिया है उसकी भी कोशिश रहती है कि आपको सरल से सरल और बहुत ही सिंपल एक प्रोसेस में आपका क्लेम भी प्रोसेस कर दे और आपको एक अच्छा इंश्योरेंस भी प्रोवाइड करें। धन्यवाद करेंगे टी.ए. रामलिंगम जी और साथ ही पंकज जी, आपका भी हमारे साथ मनी गुरु में इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए।